Welcome to Boost AI Species. Today's lecture is तुगलक डायनेस्टीज. सो हमने स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी पढ़ ली. अब है तुगलक डायनेस्टी की बारे. तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक थे, जो जिनकी मदर थी वो हिंदू जाट वुमेन थी और फादर थे कुरान तुर्क थे और ये स्लेव थे बलबन के. गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो चीफ रहे थे. बहुत सी इम्पोर्टेंट जो कैंपेन रही थी अलाउद्दीन खिलजी की उनके अंडर रहे थे और ये गवर्नर थे दीपलपुर के जब अलाउद्दीन खिलजी का रूल चल रहा था. और इन्होंने मंगोलों को अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी और 29 टाइम्स इन्होंने इंडिया से उनको वापस भगाया है. सो ही बिकेम फेमस एज गहजी मलिक या गाजी मलिक जो बोलते हैं. सो ठीक है. फिर ये क्या करते हैं, जो खिलजी डायनेस्टी के खुशराव शाह होते हैं उनको हराने के बाद में ये दिल्ली के थ्रोन पे बैठते हैं ऑन 8 सितंबर 1320 AD को और ये सुल्तान बनते हैं. और इनको गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी कहा जाता था. ठीक है. इनके जो भी सक्सेसर रहे हैं वो इनके ही लीनिएज के थे, इसीलिए इस डायनेस्टी को तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है. ठीक है. जब गयासुद्दीन तुगलक थे, जो फार्मर्स से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था ना, वो 1/5 to 1/3 ये था मेनली. लेकिन जब फेमाइन वगैरह आता था तो जो लैंड टैक्स वगैरह आता था तो वेव कर दिया जाता था, यानी माफ़ कर दिया जाता था. और जो टैक्स फ्री जागीर वगैरह थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती थी विदाउट, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे तो वो क्या करते थे, कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे, उस पर कोई भी रेवेन्यू नहीं देते थे. ठीक है. ये गयासुद्दीन तुगलक के टाइमिंग की बात है. बट हमें पता है जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही ज़्यादा एटोक्रेटिक थे, तो उन्होंने बहुत से हार्श पनिशमेंट भी लोगों पे लगा रखे थे. लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक आते हैं तो वो अबॉलिश कर देते हैं. और लेकिन जितने भी लोगों ने गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं पे किए होते या डिसऑनेस्टी शो की होती गवर्नमेंट से और चोरी वगैरह की होती, उन लोगों को ये अच्छा खासा पनिशमेंट देते हैं, उन लोगों को नहीं बख्शा जाता है. ठीक है. फिर जितने भी जो सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में, उसमें मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो सबसे पढ़े लिखे मोस्ट लर्नड एंड एजुकेटेड रूलर थे. ठीक है. इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब चीज़ों की पढ़ाई की थी. सो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने टाइम पे एक डिपार्टमेंट बनवाया था नया, दीवान आमिर कोई. ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के लिए. ठीक है. तो इस डिपार्टमेंट का मेन काम क्या था, टू प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू द फार्मर एंड ब्रिंग मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर वर्क. इसके लिए एक लैंड ऑफ पीस चूज़ किया गया था अराउंड 60 स्क्वायर मील्स का, जो था कि उस पर लैंड से रिलेटेड मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट वगैरह वो किए जा सके. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट था इनका मोहम्मद बिन तुगलक का, वो ये था कि इन्होंने अपनी कैपिटल को दौलताबाद यानी देवगिरी मूव कर लिया था दिल्ली से. सो जो डॉक्टर K.A. नाज़मी थे तो वो बोलते हैं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नेम्ड देवगिरी एज कुतुबाबाद एंड मोहम्मद तुगलक नेम्ड इज एज दौलताबाद. ये नेमिंग है उसकी. ठीक है. देख सकते हैं. देन देवगिरी ऑल्सो कॉल्ड एज कोलतुल इस्लाम. Then Muhammad bin Tughlaq had inscribed a sentence on his coins जिसमें अल सुल्तान ज़िली अल्लाह, यानी सुल्तान इज़ द शेडो ऑफ गॉड, ये उस पर मैंशन था इनके कॉइन्स पे. एंड सुल्तान इज़ द सपोर्टर ऑफ गॉड इज़ द सपोर्टर ऑफ सुल्तान. ठीक है. गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने इशू किए थे. जो गोल्ड कॉइन थे उनको क्या नाम दिया गया था, दिनार. ये कौन बताता है, इब्न बतूता बताते हैं. बर्नी भी इनके टाइम पे होते, राइटर हैं, पोइट. ये भी 5 टाइप पॉलिसीज़ की जो तुगलक के टाइम पे थी मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में बताते हैं. पहले क्या थी, टैक्स इंक्रीज इन दोआब, मेकिंग देवगिरी या दौलताबाद न्यू कैपिटल, इशूइंग टोकन करेंसी, इन्वेजन ऑफ खुरासन एंड कराचिल एक्सपीडिशन.
देन इब्न बतूता 1333 से 1347 AD तक की टाइमिंग है इनकी। ये अफ्रीकन ट्रैवलर हैं जो कि मोरक्को ओरिजिन के हैं। ये इंडिया आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइमिंग पे, और मोहम्मद बिन तुगलक इनको काजी अपॉइंट करते हैं दिल्ली का। फिर 1342 में ही वॉज सेंट टू चाइना एज एम्बेसडर ऑफ द सुल्तान। ये चाइना भी जाते हैं। देन इब्न बतूता प्रेजेंटेड अ डिटेल ऑफ हिज जर्नी इन हिज बुक किताबुल रहला, जो इन्होंने लिखी है, तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में इस बुक में मेंशन किया है। देन पोस्टल सिस्टम जो चल रहा था इस वक्त, उसके बारे में भी इब्न बतूता अपने ट्रैवल वाले जो ट्रैवल को जो उनकी जो लिखी गई उन्होंने उसके बारे में उसमें उन्होंने मेंशन किया है। देन मोहम्मद बिन तुगलक एज फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के, हु पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदूज लाइक मेनली इन होली। ही ऑल्सो अपॉइंटेड नॉन तुर्क एंड इंडियन मुस्लिम टू द गवर्नमेंट पोस्ट पे। इससे पहले इंडियन मुस्लिम को या तुर्क को नहीं किया जाता था अपॉइंट हायर पोस्ट पे। देन ड्यू टू दिस जो बर्नी थे वो बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, कहते हैं एंड कॉल्ड हिम गार्डनर, वीवर, बार्बर, कुक, ये सारे उनको बुरे नामों से बुलाते हैं। देन जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनकी डेथ होती है मार्च 20, 1351 में। एंड ऑन हिज डेथ बदायूनी, ये भी एक राइटर थे उनके टाइम पे, वो लिखते हैं द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग। मतलब राजा को लोगों से मुक्ति मिल गई और राजा को लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को राजा से, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे वेलफेयर काम किए थे लोगों के लिए, जिससे कॉमन जो पीपल थे उनको बेनिफिट मिल सके। इन्होंने एक ऑफिस ओपन कराया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जिसमें लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बाद में और मेरिट के बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जा सके, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को कोई ना कोई रोज़गार दिया जा सके। इन्होंने कोशिश की थी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने की। देन फिरोज शाह जो तुगलक थे इन्होंने प्रॉपर्टी भी बहुत डोनेट की थी जितने भी सेंट थे, रिलीजियस पीपल थे, उन लोगों को। इसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसको कहा था दीवान खैरात। खैरात में दी जाती है ना चीज़, अभी भी हम बोलते हैं सेम वही चीज़, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दी पुअर मुस्लिम्स एंड ऑफन वुमेन विडोज एंड अरेंज मैरिजेस फॉर पुअर मुस्लिम गर्ल्स। ये सारे उन्होंने फिलंथ्रोपी के काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। देन फिरोज शाह तुगलक जो थे क्या फर्स्ट इंडियन रूलर थे जो उन्होंने हज अपॉइंट किया था स्टेट के एक्सपेंडिचर से, मतलब स्टेट खर्चा लेगी अगर किसी को हज पे जाना है तो। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश एक खैराती हॉस्पिटल जिसको दारुल उल शफा कहा जाता था, जिसमें स्किल्ड हकीम वगैरह एम्प्लॉयड थे कि किसी को कोई मेडिसिन की ज़रूरत हो तो उसमें लीस्ट प्राइस या फ्री में मेडिसिन दी जाती थी। देन फिरोज शाह तुगलक वो फॉन्ड ऑफ स्लेव्स। इनके ये बहुत ज़्यादा स्लेव्स को पसंद करते थे। तो इनका टाइम में क्या था, जो स्लेव्स की जो संख्या थी ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, 1 लाख के ऊपर हो गई थी। 1,80,000 स्लेव थे जो उनके टाइम पे काम कर रहे थे। तो फिर इनके लिए उन्होंने स्लेव्स के लिए क्या किया, एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, दीवान बंदगान, ताकि जिसमें जितने भी स्लेव हैं उनकी भी थोड़ी देखभाल हो सके। फिर उन्होंने एक PWD भी बनाया, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। PWD तो चलो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। PDS सिस्टम किसने चलाया था, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये किसी स्लेव मतलब दिल्ली सल्तनत के ही किसी फेमस रूलर ने ये बनाया था। बताइएगा किसने बनाया था, ठीक है। देन इट इज़ सेड दैट फिरोज जो तुगलक थे उन्होंने 300 से ज़्यादा नई सोसाइटीज़ बिल्ड की थी, बसाई थी। इसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़पुर, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, ये सारे हैं, ये मेन उन्हीं के बसाए हुए मेन सिटीज़ हैं। देन फरिश्ता राइटर उनके टाइम पे ही थे फरिश्ता। तो जो फरिश्ता थे वो बताते हैं कि जो फिरोज तुगलक थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं 40 मॉस्क, 30 स्कूल, 20 पैलेसेस, 100 इंस, 200 टाउन्स हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब इन्होंने पब्लिक के लिए बहुत सारे जो चीज़ें थी वो कंस्ट्रक्ट कराई, लाइक हॉस्पिटल, पैलेसेस, स्कूल्स। तो ये सारी चीज़ें, मकबरा, पब्लिक बाथरूम, पिलर, ब्रिजेस,
हिज चीफ आर्किटेक्चर वाज मलिक गाजी सहना, ये नाम याद रखिएगा। सो द प्लान एंड प्रपोजल ऑफ ईच बिल्डिंग वॉज प्रेजेंटेड बिफोर दीवान वजारत विद इट्स एक्सपेंडिचर एस्टिमेट। तो क्या होता था, तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाते थे, तो उसका जो भी प्लान होता था या जित प्रपोजल होता था, दीवान वजारत जो होते थे उनके पास पहले प्रेजेंट किया जाता था, फिर एस्टिमेट लगाया जाता था एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, फिर जितना मनी उन्हें चाहिए होता था देन उसको रिलीज़ किया जाता। ठीक है। देन फिरोज शाह तुगलक के ही टाइमिंग में जो लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल था ये इन्हीं के टाइम पे इंडिया में बना है, ज़्यादातर इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया, इसी के लिए जाना जाता है इनका एरा। और इरिगेशन को अच्छा करने के लिए इन्होंने बहुत 5 मेजर कैनाल्स बनाई थी, इसमें से कई ज़्यादातर दिल्ली वाले के आसपास वाले एरिया में है। ठीक है। और ये फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने इरिगेशन टैक्स भी लगाया था, जिसका नाम था हक ए शर्ब। ठीक है। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द उलेमास। ठीक। जो फार्मर्स हु यूज टू यूज़ द रॉयल कैनाल्स फॉर इरिगेशन, जो भी रॉयल की कैनाल थी यानी किंग के अंदर जो आती थी, सुल्तान के अंदर, उनके वाटर को यूज़ करके जो उस इरिगेशन करते थे, उनको 1/10 पोर्शन अपने प्रोड्यूस का गवर्नमेंट को देना पड़ता था। देन जजिया टैक्स, इन्होंने जजिया टैक्स को ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, और क्योंकि उससे पहले क्या था, ब्राह्मण्स को इस टैक्स से फ्री रखा गया था। ठीक है। देन फिरोज शाह तुगलक प्लांटेड 1200 न्यू फ्रूट गार्डन्स नियर दिल्ली ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर एंड रिहेबिलिटेटेड 30 ओल्ड ऑर्चर्ड्स ऑफ अलाउद्दीन पीरियड। इन्होंने बहुत सारे बाग और सारी चीज़ें लगाई थी, और जो पुरानी थी उनको मेंटेन भी कराया था। ठीक है। ही ऑल्सो मेड मेजर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट इन हिट ऑर्चर्ड। जो भी ये कर सकते थे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, पूरे ऑर्चर्ड को कैसे मेंटेन करना, वो सारे काम इन्होंने किए। 2 पिलर जो मतलब स्तंभ थे अशोक के, इनको दिल्ली भी ये लाए थे, एक मेरठ वाला, एक तोपरा वाला। अभी ये कहाँ पे, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है बाई फिरोज शाह तुगलक। जो तोपरा वाला स्तंभ है वो रीस्टैब्लिश नियर दी पैलेस एंड मॉस्क ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है। द पिलर स्तंभ ऑफ मेरठ वॉज री-इंस्टॉल्ड नियर द करंट बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली। ये यहाँ पे है, कभी दिल्ली जाने का मौका हो ज़रूर देखिए। हिस्ट्री कई बार देखने से आसानी से याद होती है, ऐसे हमें लगता है हम रट रहे हैं, मुश्किल होती है। ओके, बाय द वे। ठीक है। देन फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली के थे, उन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी एक एस्टैब्लिश कराया था, बिकॉज उनका एम था टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स आइडियाज़ अमंग द पीपल ऑफ द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, एंड ही गॉट सम संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ऑल्सो। देन इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद में आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो 1394 से 1412 AD तक काम रूलर ये रहते हैं, ये लास्ट रूलर होते हैं तुगलक डायनेस्टी के। इनके रिंग में क्या होता है, ख्वाजा जहाँ जो होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं जौनपुर में। ठीक है। जो पंजाब के सूबेदार थे पंजाब प्रोविंस के खिजर खां, वो भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते हैं दिल्ली से। देन जो अनदर जो सन थे फिरोज के, नुसरत शाह, वो चैलेंज करते हैं नासिरुद्दीन को। मतलब एक तरीके से ये बहुत वीक रूलर थे, इसीलिए लास्ट है, क्योंकि सब अपने अपने इंडिपेंडेंट बना लेंगे जिसको भी मौका मिलेगा। एज ए रिजल्ट तुगलक डायनेस्टी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दी बोथ क्लेम्ड रूल द श्रंक किंगडम ऑफ दिल्ली साइमल्टेनियसली। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 पार्ट्स में हो जाएगी तो धीरे धीरे वो जो पूरा डायनेस्टी है तुगलक वाली, जो श्रिंक होती जाएगी। सो जो नासिरुद्दीन थे वो दिल्ली में रहते हैं, और जो नुसरत शाह होते हैं, एक पार्ट इनके पास होता है, एक पार्ट इनके पास होता है। ये फिरोजाबाद से रूल करेंगे, ये दिल्ली से रूल करेंगे। और ड्यूरिंग द रूल ऑफ द नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद, जो तैमूर द ग्रेट मंगोल जनरल ऑफ द सेंट्रल एशिया होते हैं, वो भी इंडिया पे इन्वेट करते हैं 1398 AD में। और एक स्टेटमेंट है वो फेमस है विद रिस्पेक्ट टू नासिरुद्दीन शाह, दैट द सल्तनत ऑफ द शहनशाह एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम, कि इनका यहाँ तक फैला था। ठीक है। तैमूर के इन्वेजन के टाइम पे ही जो दिल्ली सल्तनत होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और तुगलक भी मतलब ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत ब्रॉड टर्म, उसके अंदर कौन सा चल रहा होता है, तुगलक डायनेस्टी, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है दोनों।
देन जो नासिरुद्दीन महमूद शाह थे उनकी डेथ के बाद में तुगलक डायनेस्टी पूरी तरह एंड पे आ जाती है 1412 AD तक। देन जो वॉरलॉर्ड्स ऑफ द दिल्ली इलेक्टेड दौलत खां एज अ सल्तनत ऑफ दिल्ली। फिर दौलत खां को सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाया जाता है, बट उनको वो हार जाते हैं खिज्र खां से। ये उस वक्त लाहौर के सूबेदार होते हैं जिनको तैमूर अपॉइंट करके गया होता है, जिसने इन्वेट किया था। जब तैमूर का इन्वेडर हो चुका होता है उसके बाद में 1414 AD में जो खिज्र खां होते हैं दिल्ली के कंट्रोल ये ले लेते हैं और ये नई डायनेस्टी फाउंड करते हैं एज अ सैयद डायनेस्टी। ठीक है। देन जो सैयद डायनेस्टी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लोधी डायनेस्टी। सो हम SKTSL, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी। आज हम हैं लोधी डायनेस्टी पे, अगर आपको कोई बेसिक उसका याद रखना हो तो, ठीक है। जो लोधी डायनेस्टी थी उसको इस्टेब्लिश किया था बहलोल खान लोधी ने इन 1451 में, ठीक है। और वो दिल्ली के जब गद्दी पे बैठते हैं तो बहलोल शाह गाजी इस नाम से बैठते हैं और उनके नाम पे कुतबा पढ़ा जाता है, ठीक है। और इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विक्ट्री थी ये जौनपुर पे थी, क्योंकि जौनपुर अलग हो चुका था तो, लेकिन ये जौनपुर को वापस से जीतते हैं। जो बहलोल लोधी थे ये हिंदूज़ को कोई बहुत वैसे रिलीजियस फैंटनिज्म से ट्रीट नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत से रेपुटेड हिंदू सरदार जो होते हैं वो इनके कोर्ट में होते हैं, जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नारा सिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय दद्दू, ये सब इनकी कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, काम करेंगे वहाँ पे। और ये बाद में क्या करते हैं बहलोल लोधी बहलोल कॉइन भी इशू करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज प्रायर टू द अकबर, ठीक है। बहलोल लोधी ने अपॉइंट किया था अपने थर्ड बेटे को, जो तीसरे नंबर के बेटे थे, निज़ाम खां को अपना सक्सेसर अपनी डेथ से पहले ही। लेकिन बहुत से चीफ्स इसको अपोज करते हैं इसका, क्योंकि जो उनकी मदर होती हैं जयबंद, वो बेटी होती हैं एक गोल्ड स्मिथ की, तो उनको वो शायद बहुत ही हाई क्लास नहीं लगता होगा, इसलिए शायद। बट फिर भी निज़ाम खां को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं और बाद में वो दिल्ली के कुर्सी पर बैठते हैं सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से, और ये ग्रेटेस्ट रूलर बनते हैं लोधी डायनेस्टी के। देन सिकंदर लोधी जो होते हैं यही 1504 में एक नई सिटी भी बसाते हैं आगरा, यमुना नदी के किनारे, और कंट्रोल करते हैं रूलर्स ऑफ राजस्थान एंड मेक आगरा एज इज कैपिटल, ठीक है। तो सिकंदर शाह बहुत हार्ड वर्किंग थे, जेनरस थे और अनबायस्ड रूलर थे। इन्होंने कोशिश की इम्प्रूव करने की, और एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों को। तो इन्होंने जो एग्रीकल्चर था उसके लिए लैंड मेजरमेंट के लिए एक स्केल इशू कराई थी जिसको बोलते थे गज सिकंदरी, ठीक है। और इन्होंने पुअर लोगों के लिए फ्री में मील वगैरह अरेंज भी कराते रहते थे। फिर इन्होंने ताजिया वगैरह स्टॉप करा दी थी जो मुहर्रम के टाइम होती थी, और बैन कर दिया था मुस्लिम विमेंस को कि पीर पे नहीं जा सकती, सेंट की जो प्लेसेस हैं मज़ार वगैरह वहाँ नहीं जा सकती। ये इन्होंने काम किया था रिलीजियस उसमें। देन इनके ही टाइम पे और ये हुआ था, जो क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सन होते थे उनकी एक लिस्ट बनाई जाती थी और हर 6 महीने पे प्रेजेंट की जाती थी इनको, सिकंदर शाह को, ठीक है, ताकि ये उसके अकॉर्डिंग शायद अपॉइंट करते होंगे या रिक्रूट करते होंगे या नॉलेज रखना चाहते होंगे कौन से इनके टाइमिंग में, अलग अलग टाइमिंग पे क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन हैं इनकी टेरिटरी में। और ये एजुकेटेड थे, लर्न पर्सन तो थे ही। इनको आयुर्वेदिक, इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटिस है उसको ट्रांसलेट किया जाए पर्शियन में, बाद में उसका नाम रखा गया फरतेन सिकंदरी, ठीक है। फिर लज्जत ए सिकंदर शाही, ये एक मास्टरपीस है सिंगिंग का जो इनके टाइमिंग में बना था, ठीक है। देन सिकंदर शाही जो थे वो शहनाई सुनने के बहुत बड़े शौकीन थे, और ये वो खुद भी कुछ पोएम्स लिखते थे, और उसके लिए इनका निकनेम था, पोएम जो वो लिखते थे वो गुलरुखी नाम से लिखते थे। देन सुल्तान सिकंदर अबॉलिस्ट इन्होंने किए थे क्या, ज़कात, प्रॉपर्टी टैक्स, ज़कात टैक्स होता था ग्रेन्स पे, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। देन सबसे फेमस जो एक बैटल है, जो बैटल ऑफ खतौली जो हुई थी 1518 AD में बिटवीन महाराणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी इनके बाद के, सिकंदर शाह लोदी के बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। देन इब्राहिम लोदी इस
वॉर में ऑब्वियसली बात है इस बैटल में डिफीट हो गए। देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है 21 अप्रैल 1526 में। उसमें इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल फील्ड। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू नयामुत्तुल्ला, बिसाइड्स सुल्तान इब्राहिम, नो अदर सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तान ऑफ इंडिया वॉज किल्ड इन बैटल फील्ड। सो इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही इंडिया के सुल्तान थे जो बैटल फील्ड में किल हुए थे, वो थे ये कौन, ये इब्राहिम लोदी। सो छोटा है बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, लोदी डायनेस्टी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।